नमस्कार, न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई आज बातचीत में दोनों देशों ने आपसी सहयोग को नए मुकाम तक ले जाने की बात पर सहमति जताई है। तो वक्त की कसौटी पर खरी उतरी दोनों देशों की दोस्ती से आर्थिक तरक्की और विश्व शांति का एक नया संदेश भी दिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात में क्या रहा आज, खास दिखाएंगे इस खबर को विस्तार से। होगी बात संसद की आज की कार्रवाई की भी। बताएंगे आपको कि इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स के लगातार कैंसिल होने के बाद सरकार ने क्या उठाए हैं कदम। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। आर्थिक रक्षा समेत तमाम मसलों पर हुई बात। दोनों देशों में 16 समझौते। प्रधानमंत्री ने कहा, तमाम चुनौतियों के बीच भी दोनों देशों की दोस्ती एक ध्रुव तारे की तरह। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को रूस की ओर से ईंधन की निर्बाध आपूर्ति का दिया भरोसा। कहा, फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में सहयोग पर भी कर सकते हैं चर्चा। भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीक हस्तांतरण और संयुक्त उपक्रमों की स्थापना पर सहमति। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने बिजनेस फोरम में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री ने कहा, द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य समय से पहले हो सकता है हासिल। पुतिन ने की पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों और मेक इन इंडिया की सराहना। इंडिगो फ्लाइट्स संकट के बीच सरकार ने इंडिगो की सेवाओं में आई गड़बड़ी का पता लगाने और जवाबदेही तय करने के लिए जांच के दिए आदेश। निगरानी के लिए बना नियंत्रण कक्ष। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, अगले 3 दिनों में सेवाओं की पूर्ण बहाली का अनुमान। आरबीआई ने रेपो दर में 0.25% की कटौती करके किया 5.25%। फरवरी से अब तक 1.25% की हो चुकी है कमी। कर्ज होंगे सस्ते। विकास दर को 6.8% से बढ़ाकर किया 7.3%। महंगाई दर के अनुमान को घटाकर किया 2%। तो आज की बड़ी खबर है राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरे से जुड़ी हुई। रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज दिल्ली में 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 7 क्षेत्रों में 16 समझौते हुए हैं तो 5 घोषणाएं भी की गई हैं। पीएम मोदी ने दोनों देशों की दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह चमकदार बताया तो राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की बात को दोहराया तो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर मिलकर काम करने की बात भी कही है। रूस ने भारत को निर्बाध तेल गैस आपूर्ति का भरोसा दिया है तो भारत को तकनीक हस्तांतरण और को प्रोडक्शन पर भी एक तरीके से रूस ने सहमति जताई है। भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। वैश्विक परिदृश्य चाहे कैसे भी हों, भू राजनीतिक हालात चाहे कैसे भी हों, यानी तमाम उठापटक के बीच भारत रूस के आपसी संबंधों को देखें तो ये एक तरह से हमेशा भरोसेमंद रहे हैं और ऐतिहासिक रहे हैं।
राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का औपचारिक स्वागत और उस दौरान दिखी गर्मजोशी दोनों ही देशों के भरोसेमंद रिश्ते की तस्वीर पेश कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में संयुक्त बयान के दौरान कहा भी कि दोनों देशों की साझेदारी ध्रुव तारे जैसी अटल है। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर रूस के राष्ट्रपति ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। महात्मा गांधी 20वीं सदी में एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अहिंसा, मानव कल्याण, व्यक्ति की गरिमा के लिए एक नई उम्मीद, एक नई पहल दुनिया को दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा जताया कि वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला भी दोनों ही देश मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए आसानी से करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन सुचारू नहीं है। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग लगातार हो रही है। ऐसे में भारत रूस के संबंधों को रक्षा, तकनीक और ऊर्जा के अलावा व्यापार और निवेश पर ले जाना दोनों देशों की मित्रता को नया आयाम दे रही है। अमृत पाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रूसी राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की हैं। और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया है, उस वक्त जब राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे हैं तो उनकी अगवानी की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच में हमने देखा। आज दिन भर प्रधानमंत्री मोदी के साथ में एक विस्तार बातचीत होने के बाद में दोनों देशों में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी और अब एक प्रकार से रूस के राष्ट्रपति के 2 दिन के राजकीय दौरे के खत्म होने से पहले उनके सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजकीय भोज का आयोजन किया है। वहां पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब पहुंचे हैं तो दोनों ही राष्ट्रपतियों ने एक दूसरे का स्वागत किया, अभिवादन किया, हाथ मिलाकर एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। तो भारत और रूस के बीच 8 दशकों की दोस्ती में वक्त के साथ गहराई लगातार आती गई, लेकिन दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों का तमाम क्षेत्रों तक व्यापक विस्तार होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदा भारत यात्रा में दोनों देशों ने व्यापारिक रिश्तों को व्यापकता देने का भी फैसला किया है। दोनों ही देश अब मेक इन इंडिया के मद्देनजर भारत में ही को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से एक तरीके से उत्पादन पर सहमत हुए हैं। आज दिल्ली में बिजनेस फोरम में दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स के साथ हुए संवाद में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है। भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर नए आयामों को छू रही है। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों की सबसे बड़ी नींव अटूट विश्वास बताया। उन्होंने कहा कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि चाहे बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। यही विश्वास भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है
और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। भारत और रूस आर्थिक सहयोग के नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। बिजनेस फोरम के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा लक्ष्यों को नई गति देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और उनके बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय हुआ था, लेकिन वर्तमान संभावनाओं और विश्वास की मजबूती बताती है कि यह लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं साफ देख रहा हूं। हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत आज स्वतंत्र और संप्रभु नीति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके नतीजे पूरी दुनिया देख रही है। पुतिन ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि मेक इन इंडिया जैसी ऐतिहासिक पहलों ने भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा है और साथ ही बहुत अच्छे परिणाम भी पा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीति और मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसे बड़े ऐतिहासिक पहल की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा है। बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वक्तव्यों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आने वाला दशक भारत रूस संबंधों के लिए अत्यंत निर्णायक और अवसरों से भरा होने वाला है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि 2030 से पहले ही व्यापार का लक्ष्य कैसे हासिल होता है और नई साझेदारियां किस तरह दोनों देशों के विकास को नई रफ्तार देती हैं। यानी कि भरोसे की बुनियाद पर खड़ी ये पुरानी दोस्ती अब भविष्य की संभावनाओं का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो दोनों देशों के बीच में आज तमाम सहयोगों पर समझौते भी हुए हैं। तो 7 क्षेत्रों में 16 समझौते हुए हैं, जिसमें प्रवासन और गतिशीलता को लेकर दोनों देशों में सहमति बनी है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किस और मसले पर, किस क्षेत्र में सहयोग हुआ, अगर हम आपको बताएं तो स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों ने समझौते ज्ञापन पे सहयोग पे हस्ताक्षर किए। समुद्री सहयोग भी बढ़ाने पर दोनों देशों में आज सहमति बनी है। इस बात को लेकर भारत रूस तैयार हुए और उर्वरक को लेकर जो फर्टिलाइजर्स हैं उसकी आपूर्ति लगातार आगे बनी रहे। इसके साथ साथ व्यापार और वाणिज्य में भी सहयोग बढ़ाने को लेकर MOU साइन हुआ है। शैक्षणिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए छात्रों को सहयोग देने के लिहाज से भी एक तरीके से MOU साइन हुआ है और मीडिया के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा ताकि प्रामाणिक खबरें एक दूसरे देशों तक पहुंचती हुई नजर आए। इसके अलावा महत्वपूर्ण तरीके से 5 घोषणाएं भी कही गई हैं। 7 क्षेत्रों के 16 समझौते के अलावा 5 घोषणाएं 2030 तक आर्थिक जगत के रणनीतिक क्षेत्रों को खोजना ताकि उस पर मिलकर तेजी से आगे बढ़ा जाए और जो 2030 के लक्ष्य है $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का, वो हासिल किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस भारत की जो पहल है उसमें रूस ने शामिल होने पर सहमति भी जताई है। तो कम से कम जो 5 घोषणाएं हैं उसमें दूसरी घोषणा ये भी है। और टेक्सटाइल पर प्रदर्शनी लगाने को लेकर दोनों देशों के अपनी अपनी संस्थाओं के बीच में सहयोग की बात हुई है और उस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। रूसी नागरिकों को 30 दिन का फ्री टूरिस्ट वीजा देने पर भारत ने सहमति की है। इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में की थी। इसी के साथ साथ रूसी नागरिकों को 30 दिन का ग्रुप फ्री टूरिस्ट वीजा भी देने की ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और अपने आप में ये दोनों देशों की तरफ से आने जाने की सहूलियत को देखते हुए अपने आप में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसके चलते हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि
भारत और रूस ने साझा घोषणा पत्र पे भी सहयोग को आगे बढ़ाया। उस लिहाज से अगर बात की जाए किस तरीके से तेल और गैस रिफाइनरी तकनीक को लेकर बात आगे बढ़ी है, उसमें रिफाइनरी तकनीक को पर भी सहमति बनी है। ऊर्जा साझेदारी के लिहाज से अगर बात की जाए तो LNG LPG अवसंरचना को लेकर कैसे दोनों देश आगे बढ़ेंगे, इस पर भी विस्तार से जो घोषणा पत्र है उसमें बात को रखा गया है। कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया और उस तकनीक में भी दोनों देश मिलकर कैसे आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर और साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी दोनों देशों ने आपसी सहमति को जताया है। तो भारत रूस साझा घोषणा पत्र में अगर बात की जाए कि परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष ऊर्जा के क्षेत्र में भी जो सहयोग आगे बढ़ा है वो कैसे बढ़ा, उसमें अगर बात की जाए तो कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र में जो स्थापित करने को लेकर अभी तक प्रगति रही है उसकी समीक्षा करके उसको और आगे तेजी से बढ़ाने की बात है। साथ ही साथ रूस की मदद से भारत में दूसरे परमाणु संयंत्र को लगाने के लिए कहां पर साइट हो, उस दिशा में भी बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भी रूस का मदद लगातार मिल रही है। हम जानते हैं गगनयान को लेकर किस प्रकार से भारत लगातार प्रयास कर रहा है, रूस का उसमें सहयोग मिल रहा है। रॉकेट इंजन के विकास में भी भारत और रूस मिलकर काम करते नजर आएंगे, इस बात पर भी साझा घोषणा पत्र में सहमति बनी है। साथ ही साथ नेविगेशन तकनीक की सहयोग कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सटीक नेविगेशन के लिए बहुत उन्नत प्रकार के हमें सैटेलाइट्स चाहिए होते हैं, उस दिशा में दोनों देश मिलकर काम करते नजर आएंगे। इसी तरीके से साझा घोषणा पत्र में रक्षा और सैन्य तकनीक के सहयोग पर भी बात हुई है। उसमें आत्मनिर्भर भारत को प्राथमिकता देते हुए दोनों देशों के साझा घोषणा पत्र में इस बात में साफ तौर पे इंगित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमारी रक्षा जरूरतों को ध्यान रखते हुए हम को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि भारत में ही तमाम रक्षा साजो सामान का उत्पादन होगा, ऐसे में भारत में संयंत्र लगेंगे और यहां पर अर्थव्यवस्था के साथ साथ रोजगार सृजन भी होता दिखाई पड़ेगा। रूसी हथियारों के स्पेयर पार्ट्स भी भारत में निर्माण हुआ, क्योंकि अभी हमारी जरूरतों के लिए हम रूस से मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे, उसमें समय लगता था। कई बार हमारी जो रणनीतिक स्थितियां हैं उसमें हमें समझौता करना पड़ता, लेकिन जब भारत में निर्माण होगा तो हमें उस तरीके का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारी रक्षा तैयारियां और तेजी से आगे बढ़ती नजर आएंगी। और तकनीक हस्तांतरण बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी, क्योंकि अगर तकनीक हस्तांतरण होगी तो ऐसे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से भारत सक्षम बनेगा। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का सपना आगे तेजी से बढ़ेगा। और मित्र देशों को निर्यात की संभावनाओं पर भी सहमति पर सहयोग बना है कि भारत और रूस मिलकर जो को प्रोडक्शन भारत में करेंगे, दोनों देश तय करेंगे कि अगर वो तीसरे देश को वो रक्षा साजो सामान देना चाहते हैं तो इसको लेकर भी सहमति बनी है। ये अपने आप में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देता नजर आएगा। साथ ही साथ भारत और रूस के जो सेनाएं हैं वो मिलकर इंदिरा सैन्य अभ्यास किया करती हैं, उसको भी लगातार आगे जारी रखने की बात की गई। यानी रूस और भारत की जो सेनाएं हैं वो मिलकर अपना मिलिट्री जो ऑपरेशंस है, जो एक तरीके से उनका जो रहता है वो उसको लगातार आगे वो जारी रखेंगे। इसी तरीके से साझा घोषणा पत्र में अगर बात की जाए आतंकवाद और कोई मसले पर किस प्रकार से दोनों देशों ने इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए अपने सहयोग को आगे बढ़ाने की बात की है, तो आतंकवाद और चरमपंथ पर जीरो टॉलरेंस की बात भारत और रूस ने आज के साझा घोषणा पत्र में सीधे तौर पे की है। पहलगांव और मॉस्को में आतंकी हमले के कड़े शब्दों में निंदा की गई है। दोनों ही देशों ने इस बात को शब्दशः इस बात को स्वीकार किया और कहा कि साहब आतंकवाद को किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ISIS हो, ISKP जैसे जो तमाम आतंकी संगठन है और UN के सभी सूचीबद्ध आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई की मांग भी इस साझा घोषणा पत्र के माध्यम से की गई है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इन तमाम बातों पे बात को सामने रखा गया है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। और इसी आज की बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा, इसी से जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आगे अब भारत और रूस की दोस्ती एक मिसाल कायम करती नजर आएगी। भारत रूस संबंध आर्थिक विकास से विश्व शांति की ओर, इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए। उनका परिचय आपसे कराते हैं। विनोद कुमार जी हैं जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। इसके अलावा मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच जी हैं, निदेशक इंडिया फाउंडेशन और सुरक्षा मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद कुमार जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि कैसे देखा और समझा जाए इस पूरी यात्रा के बाद आप ये दोनों देशों की दोस्ती कहां से यहां से आगे बढ़ती हुई कैसे नजर आएगी, उस दिशा में क्या बड़े पहल आज की इस पूरी शिखर वार्ता के बाद आप देखते हैं? विनोद जी। जो आज की शिखर वार्ता है उसके परिणाम हमने देखे अभी, और बहुत ही सार्थक परिणाम हैं जिनसे भारत और रूस के जो आपसी संबंध मजबूत होंगे और यह पारस्परिक हित के लिए, दोनों ही देशों के पारस्परिक हित की दिशा में ये निर्णय लिए गए हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें मैं कहूँगा कि
जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि $100 बिलियन तक हम अपना व्यापार 2030 के पहले ही ले जाएंगे, और साथ में हम साझा कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें कि को प्रोडक्शन हम भारत में ही करेंगे। ये किसी को बताने की बात नहीं है कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है जी, उसने अभी जो की है उसने क्या परिणाम हमें दिए हैं। तो हमारा सीमा पर कुछ हमने कार्यवाही की थी, तो उसमें और उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल में अन्य देशों में भी काफ़ी रुचि है। तो जो हम रूस के साथ में मिल करके को प्रोडक्शन करेंगे, मुझे आशा है कि आगे हम जितने भी इस तरह के साझा कार्यक्रम करेंगे वो हमारी सेना के लिए भी काफ़ी उपयोगी होंगे, और उसके अलावा उनके बाहर निर्यात की भी काफ़ी संभावनाएं होंगी। बिल्कुल जनरल कटोच, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन को लेकर भारत और रूस में सहमति बनी है। जनरल कटोच, क्योंकि इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर लंबे समय से बात हो रही थी। अब भारत की जरूरतों को, व्यवहारिक जरूरतों के लिए हम भारत में ही निर्माण करेंगे और तकनीक हमारे पास होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। जनरल कटोच, ये बिल्कुल सही कहा जी आपने, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि अगर आप मॉडर्न वॉरफेयर को देखेंगे तो जिस प्रकार से जब हमारे ज़माने में जब लड़ाइयाँ होती थी तो आर पार की होती थी, एक बॉर्डर है और हम लड़ते थे। लेकिन अभी ये जो लड़ाई जो हो रही है ये 100, 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर होगी, आप दुश्मन को नहीं देखोगे। ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, ये वैसे होगी। और इसके लिए जो टारगेटिंग है वो पिन पॉइंट प्रिसिशन टारगेटिंग की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि जहां आपने बॉम्ब गिराना है उसी 1 मीटर के दायरे पर वो वहां पर जो आपने हथियार डालने वो चले जाएंगे, या आपने ऑब्जर्वेशन करना है, रिकॉनेसेंस करना है, उस प्रकार की कार्रवाई। अभी ये कुछ इसके झलक जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखे थे। अब जाके क्योंकि कुछ चीजें हैं जहां पर भारत में अभी और ज्यादा तरक्की करनी है, जैसे कि अगर हम इंजन टेक्नोलॉजी है, फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन टेक्नोलॉजी, या स्पेस की कुछ चीजें हैं जो हमने और जरूरतें हैं यहाँ पर। अभी जब टेक्नोलॉजी अगर कुछ हद से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, और दूसरा जो मैं ज्यादा समझता हूँ, जैसे अभी बताया गया था, जो जॉइंट को प्रोडक्शन होगी भारत में, वो मैं समझता हूँ बिल्कुल एक तरीके से गेम चेंजर होगा, क्योंकि फिर हमको ना तो स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होगी, और ना तो अगर जरूरत जब जरूरत पड़ती है युद्ध के दौरान या टेंशन के दौरान, तब कोई भी देश उन चीजों को रोक नहीं सकता है। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है। ज्यादा करके ये सिग्नलिंग की बात होती है कि हमारे बाकी देशों को भी ये सिग्नल चली गई है कि किस प्रकार से भारत और रूस की दोस्ती जो है वो इतनी मजबूत हो चुकी है। ये सिग्नलिंग सिर्फ उसके ऊपर नहीं है कि जो ट्रेड डील्स वगैरह किए हैं जी, ये मैं ज्यादा मैं समझता हूँ सिग्नलिंग जो हुई है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मेल मिलाप किया एयरपोर्ट से लेके अपने घर तक, और जिस प्रकार से वो जितने भी मीटिंग्स हुए उन सब के दौरान, बिल्कुल अपने आप में एक दोस्ती की चर्चा भी लगातार हो रही। मैं उस विषय पे भी आऊंगा मिस्टर विनोद कुमार जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और रूस के बीच में 7-8 दशक में एक बहुत गहरी दोस्ती हुई है, लेकिन व्यापारिक रिश्तों का बहुत ज्यादा विविधीकरण कहा जाए या डाइवर्सिफिकेशन देखा जाए वो नहीं रहा है, बहुत लिमिटेड सेक्टर्स तक रहा था। लेकिन अब उसको बहुत व्यापक करने को लेकर एक साफ तौर पे एक रोड मैप दिखाई पड़ रहा है। आज के समझौते हों या फिर बिजनेस फोरम में दोनों नेताओं के द्वारा कही गई बातें, 2030 तक $100 बिलियन का जो टारगेट रखा गया है, ये अपने आप में अचीव करना बड़ा मुश्किल नहीं होगा। पीएम मोदी साफ तौर पर इस बात को कहते हैं। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है, इसको अचीव करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही अब वहाँ पर जैसे कुछ स्टोर्स हैं जो रूस में, तो स्टोर्स ने स्पेशल इंडिया सेक्शंस खोले हुए हैं। मतलब उन लोगों में भी एक रुचि है कि यहाँ भारत से सामान को ज़्यादा खरीदा जाए। जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड वहाँ से ऑयल परचेज की वजह से काफ़ी रूस के फेवर में है अभी, तो उसको शायद कुछ थोड़ा सा बराबर करने का प्रयास दोनों तरफ से होगा। और इसके अलावा जैसे कुछ और जिसको हम कहते हैं जो डायरेक्ट ट्रेड नहीं है, जैसे टूरिस्ट का आना यहाँ पर, अब 1,20,000 रूस के टूरिस्ट हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में दुगने हो गए थे। और अगर 30 दिन का ये वीसा दिया जाता है तो वहाँ से लोग जो कि है वो और भी भारत आएंगे भ्रमण के लिए, जिससे कि वो भी एक तरह से हमारे इसमें ट्रेड को बैलेंस करने की का प्रयास रहेगा वो।
बिल्कुल। जनरल कटोच, क्योंकि हम लंबे समय से एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम झेलते थे कि हमारे जो रक्षा साजो सामान बीते 7 दशक में हम रूस से लेते रहे हैं, उसके कलपुर्जों को लेकर हमारी निर्भरता लगातार रूस से आने वाली खेप पे रहती थी। लेकिन अब जब को प्रोडक्शन भारत में होने की बात सहमति बनी है, तो ये हमारी रक्षा तैयारियों को बहुत ज्यादा मजबूती देगा। उसका व्यवहारिक पक्ष किस तरीके से समझा जाए, जनरल कटोच? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो हमारा डिफेंस इंपोर्ट्स है, ज्यादा करके पहले रूस से होता था, लेकिन हमने इसको और डाइवर्सिफाई भी किया है। इजराइल से भी आता है, रूस से, फ्रांस से भी आता है और अमेरिका से भी। तो एक तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गई है, जो किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी रूस से जो हमको सामान आ रहा है वो बहुत भारी मात्रा में है। और जो लेगेसी इक्विपमेंट है, खास करके उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए हमेशा भारत के लिए चैलेंज होता था। ज्यादा करके ये जो स्पेयर पार्ट्स है, चैलेंजेस उनमें है, जो नया इक्विपमेंट है उसमें नहीं है। जैसे कि अगर आप ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, जो जॉइंट प्रोड्यूस हुई है, उसमें कोई चैलेंजेस नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि अभी ये जॉइंट इक्विपमेंट, ये जॉइंट मैन्युफैक्चर होगी, और वो भी भारत में, सिर्फ लेगेसी इक्विपमेंट के नहीं, जो नया इक्विपमेंट आएगा उसका भी, ये मैं समझता हूँ एक गेम चेंजर है। जो पहले इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं थी, अब जाके ये हो जाएगा, तो इससे फर्क पड़ जाएगा। दूसरी बात, जब अभी $100 बिलियन की जब आप बात कर रहे हैं, ये जरूरी बात है कि ये $100 बिलियन सिर्फ एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट से नहीं होगा। ये होगा फिर बाकी चीजें जो आ गई हैं। ये जो ट्रेड जो बनी है अभी, ये तकरीबन बहुत ब्रॉड हो चुकी है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, जिस प्रकार से आपने शुरू में जिक्र किया था, वो सब चीजें आ गई हैं। तो एक तरफ से भारत की इंपोर्ट्स जो है वो भी वहां पे बढ़ जाए। अभी तो इंपोर्ट्स बहुत ही कम है, तकरीबन $5 बिलियन है। इसको ऊपर करने में काफी चैलेंजिंग सिचुएशन होगा, वो 100 बिलियन टारगेट अचीव करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से ये अनाउंसमेंट्स आज हुए हैं, मुझे लगता है ये पूरा हो जाएगा, और हमारा डिफेंस क्षेत्र जो है ये और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल। मिस्टर विनोद कुमार जी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत की जो जरूरतें हैं, उसमें रूस अभी मददगार सहयोगी मित्र देश के नाते लगातार निर्बाध तौर पे अपनी तरफ से सहयोग को आगे रखेगा। सीधे तौर पे राष्ट्रपति पुतिन इस बात को कहते हैं, चाहे तेल गैस की बात हो या फिर न्यूक्लियर एनर्जी में तेजी से आगे बढ़ना हो, जो क्लीन एनर्जी के तौर पे हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये रूस का राष्ट्रपति का जो दौरा है बेहद अहम, अब हम यहां से तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल आपकी सही बात है। और राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी तरफ से कह दिया है कि वो निर्बाध फ्यूल की सप्लाई हमें देने को तैयार है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपने निर्णय बिना किसी दबाव के स्वयं ही ले सकता है, और अब भारत कोई ब्रिटिश कॉलोनी नहीं है कि उसे किसी और के ऊपर निर्णय के लिए निर्भर रहना पड़े। और जहाँ तक अब हमारे फ्यूल इंपोर्ट की बात है, वो डाइवर्सिफाई तो हुआ ही है, हम कई जगह से लेते हैं। लेकिन रूस की तरफ से ये हमें कहा गया है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को सपोर्ट करने में वो अपनी तरफ से पूरा समर्थन देंगे। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम दूसरे देशों से भी नेगोशिएट करते हैं, जब प्राइस वगैरह के बारे में नेगोशिएट करते हैं, तो अगर आपके पास में एक जगह से एश्योर्ड सप्लाई है, तो वो नेगोशिएशंस भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। और रूस के साथ में जो की है, हमारे पिछले 2-3 वर्षों में काफ़ी फ्यूल सप्लाई के जो रिश्ते बन गए हैं, और इसके अलावा जो हमारे सप्लाई चैनल्स भी खुले हैं नए, तो मुझे आशा है कि इससे जो की है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और मजबूत होगी। और इसमें हमें केवल फ्यूल की बात नहीं करनी चाहिए, हमें परमाणु ऊर्जा की भी बात करनी चाहिए, जहां पर कि रूस का पूरा समर्थन हमारे साथ में। बिल्कुल जनरल कटोच, क्योंकि इस दौरे से सिर्फ भारत और रूस के आपसी संबंध भी नहीं, क्योंकि हमने देखा कि आतंकवाद के मसले पर और या यूक्रेन संघर्ष को लेकर जो भारत का पक्ष रहा है, रूस लगातार उस पक्ष के साथ खड़ा हुआ आगे बढ़ने को तत्पर दिखाई पड़ता है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी एक साझा एक समझ दिखाई पड़ रही है, तो यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत के शांति के पक्ष के साथ भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पुतिन की बात दिखाई पड़ रही है। आपको लगता है कि इन जैसे कहा जाए पेचीदा विषयों पर भी भारत और रूस की जो समझ है, सहमति है, वो भी एक व्यापक तरीके से आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है? हाँ, ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। देखिए, जहां तक पहले तो हम टेररिज्म की बात करना चाहता हूं मैं। टेररिज्म ये सिर्फ ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, और अगर इसको रोकना है तो हमको पूरी दुनिया को मिलने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। अभी एक चीज मैं आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूं, जहां तक कई वेस्टर्न कंट्रीज है,
हमारा उसके साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है, मैं मानता हूं, खास करके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह में। लेकिन यही वेस्टर्न कंट्रीज हैं जब ये जब इनकी जरूरत पड़ती है, ये इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप्स को बढ़ावा देते हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा है कि बांग्लादेश में जो जिस प्रकार से हालतें आई हैं, और जमात इस्लाम वहां पर एक बार फिर से खड़ा हो चुका है जी। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की बातें होती है तो मैं समझता हूँ टेररिज्म को रोकने में काफी मुश्किलें पड़ती हैं। अब जाके जहां तक रूस की बात है, ये प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। भारत और रूस के बीच में पूरा संबंध होगा ये एंटी टेररिज्म फाइट में, क्योंकि हमारे चैलेंजेस दोनों के एक ही साथ हैं, उसी प्रकार के चैलेंजेस हैं। और यहाँ पर खास करके अगर ये टेररिज्म रोकना होगा तो इंटेलिजेंस शेयरिंग और फाइनेंशियल जो फाइनेंसिंग होती है इसकी, उसके ऊपर टारगेट रखना, ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। और ये कोऑपरेशन पे मुझे लगता है भी और आगे बढ़ेगी। एक चीज और है, जहां तक स्ट्रेटेजिक नेचर न्यूक्लियर की बात की है, 2010 या 2011 में जब कुडकनाल में जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है तमिलनाडु में, वो सरकार उसको पूरी तरह से जोर से आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन स्ट्राइक्स हो गई थी। और ये स्ट्राइक्स मुझे लगता है कि विदेशी ताकतों ने किया है, क्योंकि ये रूसी न्यूक्लियर रिएक्टर था जी। अब मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि इसको रूस फिर से मदद कर रहा है। बिल्कुल, और एक तरीके से दूसरी साइड को लेकर भी बातचीत अब आगे बढ़ रही है। सर, समय की थोड़ी सी सीमा है, और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो ध्रुव तारे की तरह चमकती हुई दोनों देशों की दोस्ती है, जो आगे भी इसी प्रकार से शानदार तरीके से आगे चमकती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे संसद में आज के कामकाज से जुड़ी खबर को, कि आखिर क्या हुआ आज कामकाज। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें एमएसएमई बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वेलकम यू ऑन बोर्ड, स्वागत है आपका स्काई फ्लाइट। सर मैंने बिजनेस क्लास के लिए तो वहाँ पे भूख लगी और ये सब। Excuse me? Yes sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry sir, आज फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बात संसद की। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन आज लोकसभा में जमकर कामकाज हुआ। प्रश्नकाल में जहां सांसदों ने संबंधित मंत्रालयों से जुड़े सवाल जवाब पूछे, तो वहीं शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के मुद्दों को भी संसद में रखा गया। 2 दिन की गहन चर्चा के बाद शुक्रवार को लोकसभा से स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल को ध्वनिमत से पारित करा दिया गया है। शीतकालीन सत्र के 2 दिनों के गतिरोध के बाद संसद की तस्वीर लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक अब दिखाई पड़ने लगी है। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I rise to move that the bill be passed. लोकसभा में व्यापक चर्चा के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा से इस बिल 2025 पारित कर दिया गया है। इस बिल के तहत तंबाकू, पान मसाला,
और तंबाकू जनित उत्पादों पर सेस लगाने के प्रस्ताव हैं। ये सेस किसी भी आवश्यक वस्तु पर नहीं लगेगा। इस सेस से होने वाली आमदनी राज्यों के साथ साझा की जाएगी, जिससे वे स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च कर सकें। We are bringing on a demerit good, and here are some members saying the government is so desperate for revenue. I need to give money for defense. Am I taxing essential commodities of the common people? No. It is only on the demerit goods. पान मसाला, तंबाकू और गुटखे पर ज्यादा टैक्स लगाकर सरकार इनकी खपत कम करना चाहती है। साथ ही इससे मिलने वाला राजस्व राज्यों और केंद्र के हेल्थ सिक्योरिटी फंड में जाएगा। This offers us a feasible mechanism to strengthen both citizens' health and military preparedness. Now, what is citizens' health? If money is being given to the states, as I said, public health is a state's domain. And if money is being provided for public health, it obviously goes to the states. इस बिल पर चर्चा में सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इससे पहले सुबह संसद के दोनों सदनों में कामकाज शुरू होते ही राज्यसभा में देश भर में इंडिगो फ्लाइट की देरी और रद्द किए जाने का मुद्दा उठाया गया। शून्यकाल में लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा। हंगामे के चलते लोकसभा में प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पाया। हालांकि दोनों सदनों में कई अहम सवालों के उत्तर दिए गए। इनने तो कोई फार्मूला माने ही नहीं, और सारे फार्मूले, हमारा एक ही फार्मूला है, किसानों का कल्याण। और इसलिए हम तुअर खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे, उड़द खरीदेंगे। एक सवाल के उत्तर में राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले दशक में रेल दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है। बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस के कारण जो करीब आज 25,000 ट्रेन डेली चलती है इस पूरे रेलवे नेटवर्क पे, और इसमें एसेट फेलियर्स रिड्यूस होके मात्र 2% से कम रह गए हैं, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है ओवर द पास्ट। अगर हम कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स की बात करें तो जो 2014 में 135 एक्सीडेंट थे और एवरेज 2004 से 2014 के बीच में 171 एक्सीडेंट थे, वो भी 90% रिड्यूस हो गए हैं। शुक्रवार को दोनों सदनों में शून्यकाल में सांसदों ने कई अहम मुद्दों को भी उठाया। संसद में कामकाज को लेकर अच्छी प्रगति देखने को मिली। कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से जो हाहाकार मचा, उसके बाद सरकार ने क्या उठाए हैं कदम ताकि हालात सामान्य हो सके। विस्तार से खबर छोटे से ब्रेक के बाद। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई, और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। भूख लगी है क्या? भूख चढ़ना। अरे भाभी रुको, ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाली। अरे खड़े हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? अरे क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर।
बीते कुछ दिनों से इंडिगो की फ्लाइट्स के लगातार कैंसिल होने के बाद आज भी ये समस्या जारी रही, जिसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया और लोगों को हो रही परेशानी के लिए नियमों में ढील दी ताकि लोगों की असुविधा को कम किया जा सके। सरकार ने इंडिगो फ्लाइट्स के कैंसिल होने से उपजे हालात की जांच के उच्च स्तरीय आदेश भी दिए हैं, तो इंडिगो कंपनी ने भी अपना पक्ष रखकर हर संभव कदम उठाने की बात कही है। सरकार के कदमों के बाद अब उम्मीद बंधी है कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे और इंडिगो के यात्रियों की समस्याएं जल्द खत्म होंगी। इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से बवाल, घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे यात्री, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक एयरपोर्ट्स पर हंगामा, सरकार ने तुरंत लिया एक्शन। देश भर में इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट रद्द होने से दिन भर जमकर बवाल मचा। दिल्ली से लेकर चेन्नई और मुंबई से लेकर रांची तक हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फ्लाइट में देरी या रद्द होने से लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। कई घंटों तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे। पायलट रेस्ट और ड्यूटी घंटों के नियम करीबन 1 महीने पहले लागू किए गए थे, लेकिन कंपनी इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग ठीक से नहीं कर पाई है। इस वजह से पायलटों की कमी हुई और इंडिगो को फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों का गुस्सा फूटा। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जो हम लोग इतना दूर से आना जाना किए उसका एक्सपेंसेस प्लस कोची में हम लोग का पूरा पैकेज बुक हो गया है। 6 लाख का पैकेज बुक हो गया, हम लोग 10 आदमी है, उस सब का कॉम्पेंसेशन कौन देगा? क्या बोलेंगे बताओ, कोई मतलब है नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये तो बेवकूफ बना रहे पैसेंजर्स को, टिकट बुक किए जा रहे हैं और एंड मोमेंट पे कैंसिल किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार हवाई यात्रियों की परेशानियों को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। भारत सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से यात्रियों की दिक्कतों को कम करने के लिए 24/7 कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। We have told them to take all the necessary steps to ensure normalcy within the next 2 days. And yesterday we have also seen major delays happening because of that. But we changed the pattern today. We have went into the mode. We have instructed the Indigo to cancel major operations so that the inconvenience at the airports and the congestion that is happening because of these delays is reduced. मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि आज आधी रात से सभी फ्लाइट्स का शेड्यूल सामान्य हो जाएगा। अगले 2 दिनों में सभी सेवाएं पूरी तरह स्थिर हो जाएंगी। मंत्रालय ने जानकारी दी कि यात्री इंडिगो और अन्य एयरलाइंस में देरी को घर से ही बैठे ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई उड़ान रद्द होती है तो इंडिगो अपने आप पूरा पैसा वापस करेगी। अगर यात्री कहीं फंस जाते हैं तो उन्हें उन होटलों में ठहराया जाएगा जहां एयरलाइंस ने रहने की जगह बुक की है। इंडिगो एयरलाइंस ने इस संकट पर यात्रियों से माफी मांगी है। साथ ही एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, परिचालन को आसान बनाने और हवाई अड्डों पर भीड़ कम करने के लिए थोड़े समय के लिए अधिक संख्या में उड़ानें रद्द की जा रही हैं। कल से हम बेहतर ढंग से शुरुआत करेंगे। हमारी टीमें मिनिस्ट्री और डीजीसीए के साथ मिलकर रेगुलर ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए काम कर रही हैं। इंडिगो के फ्लाइट कैंसिलेशन मुद्दे पर सियासी हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार और एयरलाइन पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इस मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति नहीं करने की सलाह दे डाली। राहुल गांधी पिछले 11 साल से कह रहे हैं कि मोनोपोलीज और डिओपोलीज, जहां एकाधिकार हो किसी सेक्टर में, किसी एक कंपनी का, एक उद्योगपति का या एट द मोस्ट 2 का, तो वहां यही स्थिति होती है। जो अंत में शिकार बनता है वो उपभोक्ता बनता है, जैसे कि आज हम सब इंडिगो के जो यात्री हैं वो बन रहे हैं। इस पर सरकार चिंतित है और डीजीसीए ने इंडिगो से सवाल पूछा है। इस पर भी राहुल गांधी राजनीति न करें, ये राजनीति का विषय नहीं है। राहुल गांधी एक्सपर्ट की तरह लेख न लिखें और न इस पर राजनीति करें। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द होने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन हालात सुधारने की कोशिशें तेज हैं। उम्मीद है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से जल्द ही ये दिक्कतें दूर होंगी और यात्री फिर से इंडिगो फ्लाइट में उड़ान भर सकेंगे। दिल्ली से निशांत और तपस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उसके बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे आरबीआई के फैसले की, जहां पे कर्ज सस्ता होने का एक संभावना बनी है क्योंकि रेपो रेट कम किया गया है। ईएमआई भी अब कम हो सकती है। कैसे, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खादी
सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काई फ्लाइट। सर मैंने बिजनेस क्लास के लिए तो वहाँ पे भूख लगी और ये सब। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और खबर आपके फायदे की, आरबीआई ने आज अपनी मौद्रिक नीति जारी कर दी, जिसके तहत रेपो रेट में 25 बेसिस अंकों की कटौती की गई, जिसके बाद रेपो रेट घट के 5.25% हो गया है। रेपो रेट कम होने के बाद ईएमआई कम होने की संभावना है, जिसका फायदा बैंक लोन लेने वालों को मिलेगा सस्ती ईएमआई के तौर पे। तो वहीं आरबीआई ने जीडीपी का अनुमान भी 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है, तो महंगाई का अनुमान घटाकर 2.6% से 2% कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने न सिर्फ रेपो रेट में कटौती कर कर्जदारों को राहत देने की खबर सुनाई, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहद शानदार तस्वीर भी पेश की है। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। रेपो रेट कटौती के बाद अब नई रेपो रेट 5.25% हो गई है। फरवरी 2025 से चौथी बार रेपो दर में कटौती की गई है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. विशेषज्ञों का कहना है कि आरबीआई के इस फैसले से होम लोन सस्ता होगा और मकानों की मांग भी बढ़ेगी, साथ ही एमएसएमई के लिए क्रेडिट फ्लो में सुधार होगा। This was the right decision and we expect that this will create more jobs. And also people will buy houses because housing industry will get affected. There are sectors like infrastructure, MSMEs, all these sectors will get a boost. रेपो रेट के अलावा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में और भी कई अहम फैसले लिए गए, जिसका सीधा फायदा आम जनता को होगा। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 के लिए 7.0% का अनुमान लगाया है, जो कि पहले 6.4% था। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अक्टूबर के बाद से महंगाई में तेजी से गिरावट आई है। नए अनुमानों में आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई का अनुमान 2.6% से घटाकर अब सीधा 2% कर दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में जनता की जेब पर बोझ और कम हो सकता है।
बैंकिंग सिस्टम में पैसों की कमी को दूर करने के लिए आरबीआई बाजार से 1 लाख करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदकर सिस्टम में नकदी डालेगा। इसके अलावा बैंक ने $5 बिलियन का 3 साल का डॉलर रुपया बाय सेल स्वैप करने का फैसला किया है, जिससे अभी सिस्टम में डॉलर की कमी दूर होगी और लंबी नकदी आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली के लिए लिक्विडिटी मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आरबीआई के इन फैसलों से न सिर्फ लोन सस्ते होंगे बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही आने वाले महीनों में महंगाई पर और भी काबू पाने की उम्मीद है। मुंबई से श्यामा और दिल्ली से तपस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर, मुझे लोन क्यों देंगे? सर, मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। भूख लगी है क्या? अरे भाभी रुको, ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाली खड़े खड़े हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और खबर यूपी से। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है। सीएम योगी ने सभी जिलों सहित 17 शहरी निकायों में तेजी से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करके डिटेंशन सेंटर भेजने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद कई जिलों में घुसपैठियों के खिलाफ तेजी से खोजबीन का अभियान शुरू हो चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर प्रहार, योगी सरकार का एक्शन धुआंधार। लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में मेयर, पुलिस को देखकर मची भगदड़। रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ योगी सरकार सख्त हो गई है और उनके खिलाफ जिले जिले में कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। महापौर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में नगर निगम और एटीएफ की टीम ने गुंडबा थाना क्षेत्र के शंकरपुरवा प्रथम वार्ड के बहादुरपुर में छापेमारी की। जैसे ही महापौर का काफिला वहां पहुंचा, कई संदिग्ध लोग मौके से भाग निकले, जबकि कुछ महिलाएं झोपड़ियों में छिपने लगीं। महापौर ने मौके पर मौजूद लोगों से उनके आधार कार्ड, एनआरसी प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे, लेकिन अधिकांश लोग वैध पहचान पत्र नहीं दिखा सके। इसके बाद महापौर ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। 50 अवैध ठेलियां और 2 टाटा मैजिक वाहन जब्त कर लिए गए, जो अवैध रूप से कूड़ा ढोने में इस्तेमाल हो रहे थे। महापौर ने इन पर भारी जुर्माना लगाने का आदेश दिया और बिजली विभाग के अधिकारियों को सभी अवैध बिजली कनेक्शन काटने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अवैध निवासियों को 15 दिन का समय दिया है। यदि वे वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाए तो उन्हें क्षेत्र को खाली करना होगा। मैं गुड़म्बा था।
खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के तिरुवरमकुंद्रम में एक दरगाह के निकट स्थित सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में कार्तिकेय दीपम से जुड़े मुद्दे की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। शून्यकाल में डीएमके के सांसद टीआर बालू ने इस मामले को लोकसभा में उठाया और फैसला देने वाले जज पर भी टिप्पणी की। बालू के इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई है। क्या है खबर, आप देखिए इसको विस्तार से। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तमिलनाडु के तिरुपरमकुंद्रम में स्थित दीपथून में अरुलमिघु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर की श्रद्धालुओं को परंपरागत कार्तिकेय दीपम जलाने के मसले पर उठे विवाद की गूंज शुक्रवार को संसद में सुनाई दी। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, द्रमुक सांसदों ने कार्तिकेय दीपम से जुड़े मामले को उठाया। शून्यकाल में डीएमके सांसद टीआर बालू के इस मामले पर फैसला देने वाले जज पर टिप्पणी पर संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति जताई। Just they wanted to create some problem. They went to the court and got a judgment. The judge himself, sir, the judge himself has said, we can't agree to the statement made by Honorable Member T.R. Balu. Sir, we take serious objection to it, and this is a wrong precedent. If a member is allowed to speak anything he wishes, this house cannot run like this. I am now going to talk. बाद में इस विवादित टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। इससे पहले सुबह लोकसभा में डीएमके सांसदों के हंगामे के बीच प्रश्नकाल पूरा नहीं चल पाया था। भाजपा ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर मंदिर मामले में भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए तुष्टीकरण का आरोप लगाया। The police tried to obtain the people and attacked the people, and even the Tamil Nadu police didn't allow to the CSF people also. See how it is, where is the democracy? DMK government, the DMK government has to be apologized to the Hindu people. सनातन धर्म के खिलाफ और भारत के संविधान के खिलाफ एक प्रकार के एक अनरिटन अलायंस इन लोगों ने बना दिए। तमिलनाडु में डीएमके इसका नेतृत्व करता है, तो लोग पूरे दक्षिण भारत में इन सभी चीजों को देख रहे हैं। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एट द अप्रोप्रिएट टाइम, जब कर्नाटका में मौका मिलेगा तब तमिलनाडु में अगले साल ही मौका मिलेगा, लोग और जनता इसके लिए जवाब देंगे। 1 दिसंबर को मदुरई की एक एकल पीठ ने कहा था कि अरुलमिघु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर उची पिल्लायार मंडपम के पास परंपरागत प्रकाश स्तंभ के अलावा दीपथून पर भी दीप प्रज्वलित करने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने कहा था कि ऐसा करने से निकटवर्ती दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। जब आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ तो एकल न्यायाधीश ने 3 दिसंबर को एक और आदेश पारित कर श्रद्धालुओं को स्वयं दीप जलाने की अनुमति दे दी और सीआईएसएफ को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति जताई है। भाजपा का कहना है कि राज्य की डीएमके सरकार ने कार्तिकेय दीपम कार्यक्रम में शामिल होने से रोका और पार्टी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उधर डीएमके बचाव में भाजपा नेताओं पर भी आरोप लगा रही है। अमरेंद्र गुप्ता और शैलेंद्र मिश्र के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे